हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। मित्रों, आज मैं आपको लखनऊ की एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। राहुल सुबह समय पर उठा नहीं तो संध्या को चिंता हुई। उसने राहुल को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संध्या घबरा उठी। राहुल को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संध्या ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से राहुल को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। संध्या और राहुल की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में संध्या की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर लखनऊ के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, यह सोचकर ही वह कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, राहुल को सुबह से बहुत तेज बुखार है, मैं क्या करूँ? बेटा, यह समय ही बुरा चल रहा है। रामू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाएं शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की भी तबीयत सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संध्या ने पति का कोरोना टेस्ट कराया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इस बीच राहुल की हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी लखनऊ में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब संध्या ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली संध्या पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संध्या खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वह नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? बदहवास सी वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। संध्या ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं यह दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि दिल्ली में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक करके रखी हैं, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं आपके साथ अपनी भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी। सुबह से इसके लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए संध्या ने कृतज्ञ स्वर में कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा वहाँ मिल जाए। कहकर वह चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। यह लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली, मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संध्या का चेहरा भी खिल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले यह दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संध्या पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। संध्या जब भी व्यथित होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, संध्या को घर छोड़ कर आता।
धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बंधते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन राहुल का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब प्रतीक ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन संध्या ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं हैं तो क्या हुआ, हम दर्द तो हैं ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वह गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे राहुल की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर्स की भी कमी थी। कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। बदमाश सी संध्या ने प्रतीक को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई है। आप चिंता न करो संध्या जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। प्रतीक ने उसे ढांढस बंधाया और फिर जल्दी से ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम में सब निपट गया तो प्रतीक का हाथ पकड़कर रूंधे गले से संध्या इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। ऐसा नहीं है प्रतीक जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं। केवल आप हैं जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी। आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर प्रतीक ने एक अलग ही नज़र से संध्या की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर चला दिया। संध्या के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि प्रतीक का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वह केवल प्रतीक के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। राहुल की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह सुबह संध्या को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई। एक पल में संध्या को लगा जैसे वह अधूरी रह गई, उसकी सब कुछ छिन गया है। प्रतीक ने जितना हो सका उसे धैर्य बंधाया। कोरोना की वजह से ही उसके पति का शव को घर नहीं ले जा सकी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति को अंतिम विदाई कैसे दे। इस वक्त भी प्रतीक ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने संध्या को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। संध्या के साथ वह शमशान तक गया, फिर संध्या को उसके घर छोड़ने आया। संध्या लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। प्रतीक समझ रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी और तबीयत खराब हो जाएगी। तब प्रतीक ने हाथ पैर धोकर और अपने कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। संध्या के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी। फिर संध्या को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने चला गया। संध्या को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर वह सांत्वना देकर वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब संध्या थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे प्रतीक की याद आई। प्रतीक उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वह रहता कहाँ है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। वो संध्या घबरा उठी। वह प्रतीक से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा हो न सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उससे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और प्रतीक का भाई एडमिट थे। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठा करते थे।
फिर वह उसे खोदती हुई कैंटीन में भी गई। इस तरफ चक्कर लगा लिया का प्रतीक कहीं नजर नहीं आ रहा था। थक हार कर वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करे। तभी उसे वह नर्स नजर आई जिससे वह संध्या की जान पहचान हो गई थी। संध्या के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। संध्या उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने प्रतीक को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। संध्या दौड़कर नर्स के पास गई। दुखी स्वर में नर्स ने कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था हो गया, पर यह बताओ अम्मा, को प्रतीक याद है जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई। वह खुद भी एडमिट है। उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वह तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 125। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ। तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा। अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं उसके अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद संध्या पूरे मन से प्रतीक की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, उसकी हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वह पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच प्रतीक की हालत बिगड़ती गई और उसे आईसीयू में ले जाने की जरूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है यह लिखकर हस्ताक्षर करना था। संध्या कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर वह खुद में ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर प्रतीक की हालत में सुधार हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी करा दिया गया। इतने दिनों तक संध्या ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात प्रतीक की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधा अपने घर के लिए कैब बुक किया और प्रतीक को अपने घर ले आई। प्रतीक ने टोका तो संध्या ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह यह लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही होगा। मगर संध्या, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है प्रतीक? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। संध्या ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन संध्या ने जी भरकर प्रतीक का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और खुश रखने का प्रयास करती रही। संध्या एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति और गहने भी छोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे प्रतीक पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में संध्या ने प्रतीक के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में उस फॉर्म में लिखा था, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकार हूँ? मुझे लगता है संध्या कि अब यह बात कहना फिजूल है। मतलब यह कि तुम ऑलरेडी से मेरी हमदर्द हो और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता, कहकर प्रतीक ने संध्या को गले से लगा लिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ कहानी को शेयर करें। धन्यवाद।